सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये आखिरी वाला, बल्कि इब्तिदा में जो लतीफ़ा खान साहब की ज़ुबानी हमने सुना, घबराना नहीं है, इससे कतई नज़र घबराने की प्रैक्टिस मेरा ख्याल है कि अब उरूज पे पहुंच जानी चाहिए। इसलिए कि एक हफ्ते में दूसरी मरतबा इस तब्दील शुदा पाकिस्तान या तब्दीली ज़दा पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरी मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा फरमा दिए गए। नेपरा ने 14 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला सादिर फरमाया है। जाहिर है कि इससे भी किसी गरीब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गवर्नर सिंध ने फरमाया है कि वज़ीर आज़म किसी दबाव में आकर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कहना ये था, हुजूर ये पिछले वाले भी यही कह रहे थे और उसके बाद एक दिन गिल्ली उड़ गई। ये तो हर हुकूमत को लगता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो एक तारीख़ है। गवर्नर सिंध ने नवाज शरीफ साहब पर तबर्रे में अपना हिस्सा डालते हुए बताया कि नवाज शरीफ साहब लंदन के बाज़ारों में रिटेल थेरेपी के अमल से गुजर रहे हैं। ये कोई नया तरीक़ा इलाज उन्होंने ईजाद किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें महाज आराई से गुरेज करना चाहिए, और वो भी उसी वसी तर कौमी मफाद में जिसका नाम ले लेकर के बारहा पाकिस्तानी कौम को डसा जा चुका है। फाइनली जमात इस्लामी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर या शायद एक बुरी खबर यह है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने चुप कर रोज़ा तोड़ दिया है। वो जमात इस्लामी जो पहले राइट पे थी ना लेफ्ट में, सेंटर में भी खाल खाली कहीं नज़र आती थी, अब उसने शायद कोई पोजीशन लेने का, कोई स्टैंड लेने का फ़ैसला कर लिया है। सिराजुल हक साहब का कहना है कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन में कोई मुज़ायक़ा नहीं। उन्होंने फरमाया कि हुक्मरान कुछ अरसे में कहने वाले हैं कि मुझे क्यों निकाला। उनको एतराज़ है कि हुक्मरान 15 माह में 115 यू टर्न ले चुके, गालिबन यू टर्न के फ़ज़ाइल से आगही हासिल नहीं मौसूफ को। उन्होंने इस शिकवे का भी इज़हार किया कि ड्राइंग रूम में बैठ करके कोई भी टीपू सुल्तान नहीं बन सकता। क्या बात की हुजूर आपने। इस्लामाबाद जाना मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से आपका नहीं हुआ, वरना आपको मौजूदा दौर के टीपू सुल्तान की दर्शन भी होते। शहरी रहमान साहिबा ने पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई हुकूमत को लेने के देने पड़ने वाले हैं। उन्होंने पीटीआई हुकूमत की जानिब से, पीटीआई की जानिब से बंद कमरा समात पर इसरार जो किया जा रहा है उस पर भी तनकीद फरमाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक नहीं 3 पाकिस्तान बना दिए हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने दुरुस्त साबित कर दिखाया उस ज़रबुल मिसल को कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब माजी में भी मुल्क से दाग़े मफ़ाक़त दे चुके हैं, जबकि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो मर्द आहन हैं। उन्होंने ज़मानत तक लेने से इनकार कर दिया, इसलिए तारीख़ में उनका नाम जो है वो अमर हो गया है। MQM के लिए खुशखबरी है, कराची वालों की खैर है। उनको कब आखिरी मरतबा अच्छी खबर मिली थी उनको खैर याद भी नहीं होगा। विफाक जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची की डायरेक्ट फंडिंग पर राज़ी हो चुका है। लोगों को जिन्हें ये शायबा है कि ये कराची की मोहब्बत में ऐसा कुछ किया जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए, इसलिए कि ये कराची वालों को उनके सब्र का फल तो बहरहाल नहीं मिल रहा। कुछ लोगों का, कुछ तनकीद निगारों का, कुछ दिलजलों का ये ख्याल है कि शायद MQM को गिरती हुई दीवार को धक्का ना देने बल्कि उल्टा सहारा देने की उजरत जो है वो बराह रास्त दी जा रही है। इस कार्य खैर के लिए कराची को 2 अरब और हैदराबाद को 50 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। सिंध ने, जाहिर है कि हुकूमत सिंध ने, मुराद अली शाह या भुट्टो वालों की सरकार ने इस एक अमल की मुखालफत की है। सिंध हुकूमत की मुखालफत से कतई नज़र एहलियान कराची का जो मौक़िफ़ है वो सब जानते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपना कहाँ की अक्लमंदी है। वसीम अख्तर और हमनवाओं को, जिनकी इनकॉम्पिटेंस अब तक खुल करके एहलियान कराची पर बल्कि पूरे पाकिस्तान पर आश्कार हो चुकी है, उनको अगर ये 2 अरब दे दिए गए तो उसके बाद इन तमाम रकूम की अखराजात का, लेन देन का हिसाब किताब कौन रखेगा। खैर लेन देन तो MQM के पास हिसाब तो होता है लेन देन का। उल्टी आंतें जो हैं वो गले पड़ गई हैं। फिक्सिट ने उल्टी ही अपनी सफ़ों में खलबली मचा दी है। उन्होंने कराची में सदारती काफ़िले को जो है वो रोक करके अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है।
कराची फिक्सिट के सदर साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे और अब आप सदारती प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। साथ में उन्होंने एक और नादिर शाही मशवरा भी दिया जो ज़रा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए। लोगों को लगता है कि शायद फिक्सिट ने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी का तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मोहतरमा ग़ज़ाइबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खेलदार साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है, और निसार द ग्रेट खोड़ो साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इससे पहले आज ज़रा उसूलों को थोड़ा सा बालाए ताक रख करके हम निसार खोड़ो साहब की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि कराची के हवाले से काफ़ी सारी खबरें मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, लोगों को ऐसा लगता है कि अपना होने के बावजूद भी एतजाज़ अहसन साहब ने बिजलियां गिरा दी हैं, और वो भी नशेमन पर। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब माजी में भी मुल्क से फ़रार हो चुके। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को मर्द आहन होने का ताना तो नहीं, एजाज़ देते हुए नवाज शरीफ साहब को दागे मफारकत दिए जाने को आड़े हाथों लिया है। हुजूर, इस एक वक्त में कि जब अपोजिशन का इत्तेहाद अजीज़ नहीं बल्कि अजीज़ तर होना चाहिए, आपके ख्याल में ये हिट विकेट होने की कोशिश क्यों की है उन्होंने? देखें, अब ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मियां साहब मुशर्रफ साहब के जमाने में मुल्क से बाहर चले गए थे। मियां साहब का कहना था कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया, और जनरल मुशर्रफ का कहना था कि उन्होंने दरखास्त लिखी और मैंने कंट्रोल कर दी। ये बहस मुबाहिसा बहुत चलता रहा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। वो सारे इसमें कतरी शहजादे आए, फलां आया, दूसरा आया, उन्होंने आके गवाहियां दी, ये सारा कुछ हुआ था। ठीक है जी। रही बात के अब के जो गए हैं वो अब के सुप्रीम कोर्ट या कोर्टों के तौर पर उनको इजाजत दी गई जेल से रिहा होने की जमानत पर। अब एतजाज अहसन साहब का ये कहना कि पहले भी चले गए थे तो इस दफा भी डील करके गए हैं, ये अब कोर्टों के ऊपर हमला है। और बाकी तो मतलब क्या कह सकता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो कोर्टों ने सजा दी थी, और सजा देने के बाद उनको जमानत पे रिहा किया गया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कोर्ट पे हमला आपके ख्याल में एतजाज अहसन साहब जो खुद एक मारूफ वकील, मारूफ कानूनदान है, उनको पीपल्स पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भी, कानूनदान होने के बावजूद भी उनको खुदा न खास्ता आपके बकौल कोर्ट पर हमला करने की क्या जरूरत पेश आई थी? देखिए ना, उनका अपना जाती ख्याल तो हो सकता है ना, किसी कोर्ट के वर्डिक्ट पर कोई कमेंट तो कर सकता है ना। ये तो नहीं है ना कि कमेंट के बालातर तो नहीं होती कोर्ट की डिसीजन, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर कोई भी कमेंट कर सकता है। राइट हो गया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ साहब के फरार, मुबैना फरार जिसको कहा जाता है, उस पर नून लीग का वर्जन लूँ। मैं जाऊँगा हुक्मरान जमात के पास। मैडम खुशामदीद, आपको प्रोग्राम में कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही मेरा ख्याल है कि टाटा का नंबर आने वाला है। एक हफ्ते में दूसरी मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा, ये मेरा ख्याल है अगर तीसरी मरतबा हो गया या चौथी मरतबा, तो उसके बाद फिर आपका स्टूडियो तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, या इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों के साथ भी कुछ मामला, ऐसा लोगों को लग रहा है। मुझे नहीं पता, मेरी दुआ है कि आप टेन्योर पूरा करें, लेकिन ये हरकतें बता नहीं रही हैं कि मामला सही हैं। देखिए, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हरकतें, ये हरकतें नहीं हैं, कुछ फ़ैसले हैं जो कि पेंडिंग थे बहुत पहले से, और पिछली गवर्नमेंट ने जानबूझ के उनको रोका हुआ था, स्पेशली एनर्जी रिलेटेड फेयर्स के बारे में। जो इनका जो रेट जो 14 पैसे बढ़ा है, और जो आप कह रहे हैं हफ्ते में 2 दफ़ा, अफसोस है, बट क्या करें कि वो उसको इंटरनेशनल रेट्स और उसके साथ आपको जोड़ना थोड़ा बहुत पड़ता है, इसलिए क्योंकि अगर पिछली हुकूमत ने उसको तरीक़े से हैंडल किया होता तो आज इस वाली हुकूमत को इतना ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये बतदरीज इस तरह से राइज़ करेगा तो लोगों में उसका कंसर्न होगा, मगर उनको ये समझना चाहिए कि ये ज़्यादातर जो आया है प्रॉब्लम, ये अभी नहीं आया है, बल्कि ये पहले से रिलेटेड थे जो इश्यूज़, जिसकी वजह से आज की हुकूमत को और आज के इस दौर के अवाम को आज के दिन ये मैडम, आपको लगता है कि अब मज़ीद ये लंतरानी पाकिस्तान की आवाम सुनने की ताब रखती है? आपको लगता है कि अब मज़ीद पाकिस्तान की आवाम यही बोसीदा रटा रटाया जुमला सुनने के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि पिछले वाले चोर थे, उससे पहले वाले डाकू थे, चोर होगा,
आप कह रही हैं तो यकीनन कोई वजह होगी, डाकू आपके होगा, घर में आप कह अगर रही हैं तो डाका यकीनन डलता होगा। है, लेकिन मैडम आपको ये मुझे पता नहीं बताइए, है, जब डाका एक डलता आदमी है को किसी के एक घर आदमी पे, को खाने के लिए रोटी मुयस्सर नहीं है आपको- और आप हर दूसरे दिन उसको तोहफा ये कह करके दे रहे हैं कि चूंकि पिछले वाला चोर था इसलिए ये लो थोड़ा सा और इजाफा, ये इलॉजिकल बात नहीं लगती आपको? देखें, ये इलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है, मगर अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ कि ये रियलिटी है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, रेट्स को होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ अगर हमने ऐसा किया तो फिर आपकी जो रेपरकशंस हैं, जो इसका जो असर है वो आगे तक और ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। स्लोली इसको मैनेज किया जा रहा है और ये पूरी कोशिश है कि इन रेट्स को मॉनिटर भी किया जा रहा है और इनको बैलेंस आउट किया जाए पब्लिक पे, जिसमें आवाम के लिए भी पैकेजेस हैं, जिसमें उसमें उनको आम लोगों को जिनकी एक सर्टन लेवल तक मीटर रीडिंग है उनको कंसेशन थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। खेलदार साहब हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में कोई भी तौजी, कोई भी दलील, कोई भी तावील अवाम पाकिस्तान को उनका गला घोटे जाने, उनके माशी कत्लेआम के हवाले से, उनकी आहोबका से रोकने पर कादिर हो सकता है? नवाज शरीफ हुकूमत इनकॉम्पिटेंट थी, लेकिन इतनी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थी कि उसने अवाम पर ये माशी इस्तेहसाल उसका नहीं किया। अगर तो मैडम की बात सही है तो उस पादाश में बहरहाल जो कुछ हुआ वो तो हुआ। मैं नवाज शरीफ का कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो नए वाले आए हैं और इनका यही रिकॉर्डिंग हर सवाल के जवाब में बच जाती है कि जी ये यूं फलाना, आपके ख्याल में अवाम पाकिस्तान कितने दिन ये सब कुछ सुन सकते हैं और आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? कहीं आपकी आंखें कोई सुहाने सपने तो नहीं बुनने में मजबूर? देखें, जब से ये आए हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, तो इनका ये आने से पहले भी ये जब कंटेनर पे थे तो एक तो चोर गालियाँ ये करना, जो नवाज शरीफ साहब हो या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, उनके खिलाफ बात करके आगे बढ़े। शहबाज शरीफ की भी यही पॉलिसी थी थोड़ा, ठीक है ना। तो जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने जब भी इनसे कोई कारकर्दगी की बात पूछते हैं, जब भी हम असेंबली के अंदर कोई बात करते हैं, ये चोर का ताना देते हैं, भी चोर हो। तो ये चूरन इनका बिक के अब इस नैज पे ये आकर पहुँचे, तो ना इनसे हुकूमत हो रही है, ना इनसे गवर्नेंस हो रही है, ना इनको पता है कि होना क्या जा रहा है। एक एक मिनट जो अभी इस हुकूमत का है बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है। मैं समझता हूँ इन्होंने अपने लिए भी मसाइल पैदा कर दिए, पाकिस्तानी कौम को तो इम्तिहान में डाल दिया है, पाकिस्तान की सलामती को भी इम्तिहान में डाल दिया है। जो ये फैसले कर रहे हैं, जिस तरह ये हुकूमत साजी कर रहे हैं, जिस तरह इनकी गवर्नेंस है, तो मैं समझता हूँ ये चूरन अब बिकेगा नहीं। इन्होंने ज़्यादा जो भी बिकना था भेज दिया। आवाम तंग आ गई है इनके इन बातों से, और इन्होंने ये जो इनका बयानिया था ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ये इनकी मतलब ये समझते थे कि 5 साल हम इस तरह पूरे करेंगे। अब मुझे तो 2 साल भी पूरे नज़र नहीं आ रहे, तो आपको जल्दी ये तब्दीली जो नज़र आएगी, तो बेहतर ये होता कि जो इनका या तो इनकी तैयारी नहीं थी या इनका मैनिफेस्टो ही यही था कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस अपोजिशन को टारगेट करना है या नवाज शरीफ के नाम पे हम चलाते रहेंगे हुकूमत। तो मैं नहीं समझता अब नवाज शरीफ का नाम ज़्यादा लेकर ये हुकूमत चला सकते हैं। निसार खोड़ो साहब से पूछ लेते हैं ये हुकूमत चलेगी कैसे? मैं एक जो आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब फरार हो गए, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप जो कमांडो था जो मुक्के लहरा था भाग गया है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? और नवाज शरीफ साहब जब उनको वो गए थे अपनी बीमार एहलिया को देखने, जब उनको सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया तो वो वापस आए, उसको आप क्या नाम देंगे वो भी बताएं कि अभी सारी चीजें रोशन की तरफ तारीख में ऐसा लीडर है जो सजा सुने, वो मुल्क में आए, थोड़ा सा तवक्कुफ साथ लाए और जेल में खुद जाए। ये मुझे बता दें, तवक्कुफ की तरह है। निसार खोड़ो साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आप मुझे सुन सकते हैं? सुन सकता हूं। निसार खोड़ो साहब, जानना यह था कि गवर्नर सिंध का ये कहना कि वजीर आजम किसी किस्म के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे, हुजूर वाला अगर माजी के बंद दरीचों को खोलने की जहमत उठाई जाए, माजी के दरीचों में झांका जाए, तो ये बयान कोई नया तो नहीं है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। पहले कोई और कहता था कि हम नहीं इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद फिर किसी और ने कहा, आज वो सब माजी का हिस्सा है, किस्सा पारीना है वो दास्तान भी। ये फिर एक मरतबा वही बयान चेहरा बदल करके सुनने में आया है, देखने में आया है, पढ़ने में आया है। ये आपके ख्याल में कब तक तारीख बन जाने वाले हैं? जनाब अली, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। यही चीज जनरल मुशर्रफ ने भी की थी कि मैं वर्दी कैसे उतारूंगा, उतारी। अवामी प्रेशर बहुत होता है, उस चीज को बहुत महसूस किया जाता है, दुनिया में भी महसूस किया जाता है, इंटरनेशनली
महसूस किया जाता है। जनरल मुशर्रफ ने ये कहा और दूसरों ने भी कहा, इस्तीफा देने की बात जहां तक है वो तो लिखी जा चुकी है कि इसको देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने बिल्कुल तौर पर कौम को मायूस तो कर ही दिया है, हर जगह से मायूस कर दिया। अभी बात हो रही थी बिजली की या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की। कभी इस हुकूमत ने ये जरूर क्या है कि वो बाकायदा डिटेल बताए कि उसमें तेल की असल रकम है कितनी और उस पर टैक्सेस कितने हैं और टैक्सेस कौन लगाता है और टैक्सेस वसूल कौन करता है। कभी उसने कभी सोचा है? हमेशा यही बात कही है कि जी हम और क्या करते हैं, हमें तो डेबिट है, हमारा तो कर्जा बढ़ रहा है, इसलिए हमने ये करना है, कौम को कुर्बानी देनी है, कौन को कुर्बानी देनी है। अब बाजारों में जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, सब्जी वाले रो रहे हैं तो दूसरे वाले रो रहे हैं, तो गरीब रो रहे हैं, जो बेरोजगार हैं वो रो रहे हैं। सबको रोना ही नसीब हुआ है और कुछ नहीं हुआ है इस नए पाकिस्तान में जो इमरान खान ने कहने की कोशिश की है। सारे बातें जो उसने की थी वो सारी झूठी निकली। सारी बातें जो उसने रिलैक्स करना और रिलीफ देने की बातें की थी अवाम को, वो कतन झूठी साबित हुई। इस लिहाज से अब उनको कहने की तो बात रही नहीं है। बयानियां क्या देंगे, अपने मुंह को पड़ती है इनको, ये सारी चीजें उनके मुंह को पड़ती हैं। हर दिन कोई ना कोई नया एक खड्डा हो जाता है। अभी क्या हुआ, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या हुआ, कितनी बदमजगी हुई, किसकी बदमजगी हुई। लोगों का ये कहना है कि सियासत नाम ही मज़े और बदमजगी के इम्तिजाज का है। थोड़ा सा इस्तदा आपसे है कि ज़रा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, मैं हुकूमती जो है वो रुकन से जवाब ले लूँ। मैडम जो फरमा रहे थे निसार खोड़ो साहब, आधी बात से मेरे ख्याल है जुज़वी तौर पर इत्तफाक तो किया जा सकता है, और वो ये कि आवाम में एक अनरेस्ट, परेशानी का एक अंसर तो मौजूद है और वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन ये जो एहतजाज की बात फरमा रहे थे अभी, वो बहरहाल खुशकिस्मती से ऐसी नौबत नहीं आई है कि लोग मासिस जो हैं वोट करके और एहतजाज करने लगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तंग आमद, बजंग आमद या कुछ और नाम आप इसको दे लीजिए, कितना टाइम लगता है जो है वो चिंगारी को शोला बनने में? क्या कहती हैं? देखिए, चिंगारियाँ तो जो छोड़ रहे हैं उनको तो दिल चाह रहा है कि वो चिंगारी छोड़ने से पहले कोई आग ही लगा दें, अलाव जला दें कोई। यहाँ पे आपको सिर्फ आपस में तज़ाद के अलावा भी और भी चीज़ों के बारे में सोचना है। इस वक्त कश्मीर जो है उसमें लॉकडाउन हुए हुए 110 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और वहाँ की ज़िंदगी मुंजमद है। और कायद-ए-आज़म ने कहा है कि कश्मीर जो है वो शहरक है। अब उस पर ये कहते हैं कि जी कॉन्स्पिरेसी ये करते हैं, शोर ये मचाते हैं, मेन जिस दिन एजेंडा होता है बात करने का कश्मीर के बारे में उस दिन ये तहलके मचाते हैं। तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक ज़िमनी चीज़, कश्मीर वो देखो शहरग है ये कह करके और आप मेरी शहरग पे घुटना रख करके और उसको दबाने लगे तो मैं उस कश्मीर की फिक्र करूँगा? जनरल नॉलेज का एक सवाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज़ आप ये कहना चाह रहे हैं अगर आप मुझे कश्मीर यहाँ पे तो आप यहाँ पे कश्मीरियों जैसा सलूक अगर आप मुझसे रवा रखें तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है या जो भारतीय फौज कश्मीरियों के साथ कर रही है? देखिए यहाँ पे मुझे पाकिस्तान में आप जो है वो कश्मीरियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये क्यों? आप जिस लेवल की इस वक्त बात कर रहे हैं ना, वो आप किसी किस्म की भी चिंगारी के आप अलाव लगाने की बातें कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी आसानी पैदा हो, किसी तरह से भी फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है और जो इदारों को दुरुस्त करने के बाद, बिकॉज ये समझ में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि जादू की छड़ियाँ लिए घूम रहे थे लोगों के पास जादू की छड़ी मैडम, तो फिर गलती पता है कहाँ हुई? तो गलती कहाँ हुई मैं आपको बता देता हूँ। आपके इखलास पे मुझे कोई शुबा नहीं है, लेकिन जो बतदरीज जो ठीक होने का इरादा है और जो कर रहे हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। गलती वहाँ हुई है कि जब आप वहाँ कंटेनर पे चढ़ करके और बिल्कुल सीना कोबी किया करते थे, गला पाड़ के कहते थे देखो हम आएंगे तो ये हो जाएगा, हम आएंगे तो वो हो जाएगा, हम आएंगे तो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, हम आएंगे तो अंग्रेज़ यहाँ से नौकरी लेकर के जाएगा। बाहर से 2 लोग आए, अंग्रेज़ तो नहीं थे, पाकिस्तानी नज़ात थे, एक को आपने स्टेट बैंक में लगा दिया, एक को यहाँ कहीं और लगा दिया। 2 लोगों को नौकरी के अलावा बाहर से और कौन रोज़ी के लिए आया है वो बताइए? उसके अलावा कितने लोगों को आपने रोज़ी, कितने लोगों की छीन ली? उसका अगर मेरे ख्याल है हिसाब किताब करने पे आए तो मेरे ख्याल है सालों भी कम पड़ेंगे। जितने लोगों के मकानात तोड़ दिए गए तजावुज़ात के ख़ात्मे के नाम लेकर के, वो एक तारीख़ है। लोगों को एक वक्त की रोटी रोज़ी जो है वो कमाना मुश्किल हो गई है और आप कह रहे हैं कि कश्मीर में लॉकडाउन है। मैं कश्मीर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, कश्मीरी मेरे भाई हैं, कायद-ए-आज़म के तमाम फरमान मेरे सर आँखों पर। लेकिन मैडम, जब इंसान की अपनी बका, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में हो
तो फिर मैं कश्मीर की तरफ कैसे देखूंगा? मैं सिर्फ ये जनरल नॉलेज का, मैं मिसाल के तौर पे आप बुखार का इलाज होम्योपैथिक की दवा से कर रहे हैं। मैं कश्मीर का उसमें वो तो नहीं कर रही थी ना मवाजना कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ इस वक्त इंटरनेशनल सीन जो है वो आपकी इंटेग्रिटी को देख रहा है। आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, आप एक ऐसी सियासत लेके चल रहे हैं आप लोग कि जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ जहाँ पे वो चाहते हैं कि नलिफाई करें गवर्नमेंट को ऐसे वक्त पे जहाँ पे एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है और आप इकोनॉमिक कंडीशन अभी FATF से हम ऑलमोस्ट बाहर निकलें और ये नहीं पता कि अगले महीने आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है। इकोनॉमिकली आप बिल्कुल अगर वो इतने प्यारे थे और इकोनॉमिकली इतने अच्छे कारनामे कर चुके थे कि इंडस्ट्रियल उन्होंने कोई अमेजिंग किस्म का कोई उन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए हुए थे, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ऐसे कुछ भी नहीं था। और उसको डाउन ट्रॉडन करके सारी चीज़ें पे हजम करके और फिर आराम से एग्जिट ले लिया और चले गए हैं। आप ये 7 अरब रुपए की इंडेमनिटी उनके लिए कुछ भी नहीं था। ये तो इस तरह से तो मैडम इस तरह से टिप मांगी जाती है, इस तरह से ये नहीं मांगा जाता। थोड़ा सा तवक्कुफ मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों से इस्तदा करता हूँ। थोड़ा सा एक जल्दी से कोई कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बरस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू काफ़ी हद तक दिलचस्प ब्रेक में हो गई थी। अब ब्रेक से वापस आएँ तो देखते हैं गुफ्तगू कहाँ जाती है। हुजूर वाला, इससे पहले कि मैं खेलदार साहब के पास जाऊँ, मैं निसार खोड़ो साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्ट कराची वाली ख़बर पर आऊँगा। खोड़ो साहब, ये मुझे बताइएगा, हुजूर वाला सूबे को बाईपास करके, मुराद अली शाह सरकार को बाईपास करके विफाक का ये ऐलान कि कराची और हैदराबाद की तरक्की के लिए बिलतरतीब 2 अरब और 50 करोड़ रुपए की रकूम फराम की जाएंगी वसीम अख्तर और हम नवाओं को। आपके ख्याल में अब तक वसीम अख्तर एंड कंपनी एक्सपोज नहीं हो चुकी कराची और पाकिस्तान के अवाम पर? उनकी कॉम्पिटेंस पे जो लगा हुआ एक बदनुमा दाग है वो कैसे रातों रात धुल गया? लोग कह रहे हैं कि ये बुग़्ज़ भुट्टो में उठाया गया एक कदम है, या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि MQM ने इस एक वक्त में हुकूमत को जो सहारा दे रखा है उसकी बर वक्त उजरत अदा की गई है। आप क्या फरमाएंगे हुजूर? जनाब आली, मैं ये समझता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? लाउड एंड क्लियर। सर, मैं समझता हूँ ये जनरल मुशर्रफ की पैरवी करने वाली हुकूमत है। ये फरोगे तकसीम का फार्मूला है। ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में सूबों को पोस्टमैन बना दिया गया था, सूबों के अख्तियारात ख़त्म कर दिए थे, सूबाई खुद मुख्तियारी बाद में आई थी। मुशर्रफ ने इतना कानून बना दिया था कि उसमें कामा और फुल स्टॉप भी कोई चेंज नहीं कर सकता था, सूबाई असेंबलियों को अख्तियार में नहीं था। तब उनको डायरेक्टली पैसे भेजे जाते थे। अब यही मुशर्रफ की तकलीद करते हुए इस हुकूमत ने भी ये किया है। कोई भी वफाकी हुकूमत कहीं भी किसी भी सूबे में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, वो थ्रू उस सूबे के होता है और डायरेक्ट नहीं होता। इसमें गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहा है गलत कर रहा है, फरोगे तकसीम कर रहा है और ये और ज्यादा बुरा करेगा हशर इस हुकूमत का। फरोगे तकसीम MQM से ताल्लुक रखता है और कभी वो सिंध को बांटने की कोशिश करता है, कभी फंडिंग के लिए इस तरह से करता है। क्यों? फिर लाड़काना क्यों नहीं, फिर फक्कर क्यों नहीं, फिर सांगड़ क्यों नहीं, फिर मीपू खास क्यों नहीं, सारा सिंध क्यों नहीं? 2 अरब रुपए क्या माना रखते हैं कराची के लिए? 2 अरब रुपए माना क्या रखते हैं कराची के लिए? कराची के लिए कितना बड़ा शहर है, हमने पता नहीं 10 अरब खर्च कर चुके हैं, सब खर्च कर चुके हैं, कराची में खर्च हुए हैं, कहीं बाहर खर्च नहीं हुए। हमारे लिए हमारे देहात जो है वो शिकायत करते हैं कि कराची को इतना दे रहे हो, हम क्या इंसान नहीं है क्या? तो ये गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और हमने उस पर एतराज किया है और ये सूबों की खुद मुख्तियारी पर हमला है। और वो करने के लिए ये वफाकी हुकूमत जनाब मुशर्रफ की हिमायत में कर रही, क्योंकि अभी तो उन्होंने ये खुद से दरखास्त भी कर दिया ना कि मुशर्रफ के खिलाफ फैसला न सुनाया जाए। मुशर्रफ को बचाने की कोशिश में ये वफाकी हुकूमत लगी हुई है। एक तरफ से कश्मीर का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ जो भाग गया यहाँ इस मुल्क से, उसके बारे में कहते हैं कि वर्डिक्ट न दो, फैसला न दो। किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये अभी पूछ लेते हैं, ये बर वक्त सवाल आपने उठाया। वजीर साहब कहते हैं कि आइन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आइन के लिए नहीं है। क्या ये वजीर है? एजाज शाह साहब ने क्यों कहा है ये?
कि आइन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आइन के लिए नहीं है। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस बात पर तबसरे का मिजाज ही नहीं हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मैं आता हूँ खेलदास साहब के पास। खेलदास साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, सिराजुल हक साहब को भी हुकूमत से बदगुमानी है। वो फरमा रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ करके कोई टीपू सुल्तान नहीं बन सकता, ड्राइंग रूम में बैठ करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 15 माह में 115 यू टर्न हुकूमत ले चुकी। उन्होंने ये भी कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त अगर इलेक्शन करा दी जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। जमात इस्लामी ने बहरहाल देर है दुरुस्ता एक पोजीशन तो ले ली है, इसका किस हद तक आप खैर मकदम करते हैं? देखें, सिराजुल हक साहब सीनियर सियासतदान हैं, मुझे उनकी सियासत तो बिल्कुल ही समझ में नहीं है। कल तक वो इमरान खान के साथ थे और कंटेनर पे भी उनके साथ थे और हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। अभी भी वो JUIF जब मौलाना फजल रहमान साहब मार्च कर रहे थे ना, उसमें भी उसने शिरकत नहीं की। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरफ उसकी सियासत है, क्या चाहते हैं, वो खुद ही बता सकते हैं बेहतर अंदाज में। मैं सिर्फ थोड़ा मुझे अगर मौका देंगे तो मेरी बात पहले भी रह गई थी, हमारी ऑनरेबल MNA साहबा ने भी कहा पिछली हुकूमतों में। मुझे ये बताएं कि टमाटर जो 300-250 रुपये किलो बेच रहे हैं और जिसको 17 रुपये जो 17 रुपये जो इनके मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो मुझे ये बताया उसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर है या पिछली हुकूमत का क्या कसूर है? अगर इनका जो फवाद चौधरी साहब कहता है कि 55 रुपये लीटर में हेलीकॉप्टर सफ़र करते हैं, उसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर है? इनके वज़रा कहते हैं कि जो मतलब जिस तरह की भी उनकी जो बातें हैं या जो इमरान खान साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो मुर्गियों से अंडे आएंगे, कट्टे आएंगे, पता नहीं क्या, उसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर? अच्छा, ये तो सारी भैंस पकड़ी गई, वो भैंस पकड़ी गई, वो 24 लीटर जो वहां दूध दे रही थी और यहाँ 6 लीटर भी नहीं दे रही। भैंसों के से पाकिस्तान की मईशत चलानी थी इनको, उसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर है? ये तो इनकी सब वो इनको आके कोई कान में बता देता है, ना रिसर्च है ना कोई। मेरे ख्याल में जो 17 रुपये कहे हैं ना, तो ये बड़े ज़्यादा पैसे बता दिए। वो ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे 2 रुपये में 1 किलो टमाटर मिलते हैं और उसने 15 रुपये ज़्यादा बता दिए। $2 में जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में टमाटर जो है 1 किलो मिलते हैं। देखें, हमेशा ये टमाटरों का एक मसला रहा है और हर दौर में उसमें नवाज शरीफ का कोई कसूर? नवाज शरीफ के ज़माने में भी था, तो उस वक्त उसका कसूर था। अब ये इमरान खान के ये देखें ना, आपका फेडरल मिनिस्टर जो वजीर खजाना है, उसको ये पता नहीं कि टमाटर पाकिस्तान में क्या किस रेट में बिक रहे हैं, मार्केट में क्या रेट है, तो वो क्या इकानमी इस मुल्क की बनाएगा, वो किस तरह फिजिबिलिटी बनाएगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ना ही इसमें माजी की हुकूमतों का कसूर है। सर, ये समझ का फेर है ना आपके, ये बेट गवर्नेंस है, ये वो तो समझा गए ना। इनको पता नहीं है, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी इनके वजीर मुशीर हैं या इवन प्राइम मिनिस्टर, इनको करना क्या है, हुकूमत साजी होती क्या है, हुकूमत का काम क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साजी ये होती है कि आप अपने अपनों को बिठाइए और बंदर बांट कीजिए, मैडम माल खाइए और निकल जाइए। आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा सवाल, आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा सवाल, काफी घनौना होगा मेरे ख्याल में आपकी तरफ से आया बड़ा नालायकी का। ये एक आर्टिकल है जिसकी चंद लाइंस में हबीब अकरम साहब का नाम भी बता दूं ताकि अगर किसी को केस करना है तो उन तक डायरेक्ट पहुंचे। अभी नहीं नामी आर्टिकल में लिखते हैं कि नालायकी का जो मेयार पीपल्स पार्टी ने दिसंबर 1988 से लेकर अगस्त 1990 तक के 20 माह में कायम किया था, वो अगरचे नाकाबिल शिकस्त लगता था, लेकिन तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता 15 माह की हुकूमत उसे तोड़कर कहीं आगे निकल चुकी है। लोग गिलाफ काबा थाम कर उनसे निजात की दुआ नहीं कर रहे, तो भी झोलियाँ उठा उठा कर उन्हें बद्दुआ ज़रूर दे रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी में इस हुकूमत ने भी माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इसमें शामिल लोग भी अपनी गलतियों का जिम्मा न सिर्फ पिछली हुकूमत पर डालते हैं, बल्कि पिछले 72 सालों की हुकूमतों को भी हर मसले का कसूरवार ठहराते हैं। मैडम, क्या फरमाना चाहेंगी आप? ये जो झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो टैक्स इवेशन करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रेडर्स के नाम पे स्मगलर्स हैं और जो नहीं आना चाहते टैक्स एम्बिट के अंदर। झोलियाँ उठा के आप आम गरीब आदमी के पास जाइए जो 15 से 16 हज़ार रुपए या 17 हज़ार या 20 हज़ार या 25 हज़ार तनख्वाह। आम लोगों की जब बात मैं आपको दावत देता हूं, आम लोगों के साथ इन टच हूं, मैं कोई एलिटिस्ट नहीं, तो मैं आपको जरा कुछ बताने की पोजीशन में हूं। यहाँ मैं कम से कम कुछ बता सकता हूँ। आपने जो बड़ी शानदार अंग्रेजी में स्मगलर कह दिया ना, आप जहाँ से तशरीफ़ लाई हैं, यानी पुल के उस पार से,
अगर आप अपने दाएं बाएं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला स्मगलरों की एक खेप है, फौज जफर मौज वहां पे, ठट के ठट झुंड के झुंड वहां है। तो इस हुकूमत में नहीं, 72 सालों में, 172 सालों में ऐसी अगर हुकूमत आ जाए, मैं अपना नाम बदल लूंगा कि जो दरवाजा खटखटा के किसी स्मगलर को घर से बाहर बुला के गिरफ्तार कर ले। आपने जिन लोगों को स्मगलर कहने की गलती की है, मैं उन स्मगलर्स में से इन्वर्टेड कॉमास शामिल हूं। मैं उन लोगों में से शामिल हूं कि जो स्मगलिंग के नाम पर, जिनको आपने ये तोहमत दी है, जिनके गले में हाथ डाल करके टैक्स ले लिया जाता है, जिनकी सैलरी हाथ में बाद में आती है, पहले सरकार अपना भत्ता, सरकारी भत्ता टैक्स के नाम पे लेती है। आप टैक्स लेती हैं, मुझे देती क्या है? पानी पीने का मैं खरीदता हूं। सरकार मुझे सेहत आम्मा की सहूलियात नहीं देती। देखिए आप साफ से सबसे बढ़कर मैडम सबसे बढ़कर ये, आप मुझे जिंदा रहने का वो हक देने के लिए तैयार नहीं है जिसका आपने कंटेनर पर खड़े होकर के वादा किया था। मैं नवाज शरीफ को तो बाद में निपटूंगा, नवाज शरीफ के साथ जो मैंने करना था वो दुनिया ने देखा। जरदारी मेरे मामू के लड़के नहीं, उनके साथ जो कुछ मैं करता रहता हूं वो भी दुनिया देखती है। लेकिन आप किस फराग दिली से आपने स्मगलर कह दिया उन गरीबों को, उन पिसे हुए तबकात को कि जिनके पास पुल के उस तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं। देखिए, मैं अगर आपने उसको बिल्कुल मोड़ के कोई और रुख दे दिया, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो टैक्स एवेजन करते रहे हैं और जो दिखाना नहीं चाहते अपने बिजनेसेस की बैकग्राउंड्स क्या कुछ हैं, उनका नाम लिया है। मैंने आम आदमी को कहाँ स्मगलर कहा? मैंने एक नौकरी पेशा को या एक ऐसे शख्स को, तो आप प्लीज इसको घुमाएं नहीं, वो बद्दुआ नहीं देते। स्मगलर क्या करते हैं? कॉल करके बुलाते हैं किसी को, उसको कुछ पैसे देते हैं और उससे कहते हैं इसकी विकेट ले लो। स्मगलर्स के पास तो बड़े मामलात हैं। ये जो झोलियां उठाने वाली बात कर रहे हैं ना, ये काम, ये मासूमाना काम कौन करता है? ये मकाना काम कौन करता है? वो जिसकी पहुंच नहीं है, वो जिसकी सुनवाई नहीं है, वो जिसका असर रसूख नहीं है, उसने इमरान खान तक तो पहुंचना नहीं है, उसने गजाला सैफी तक पहुंचना नहीं है, उसने खेलदास नूरुल आरफीन और निसार खोड़ो तक तो पहुंचना नहीं है। उसने अगर आना है तो मेरे दफ्तर के बाहर आ जाएगा, उसने आना है तो मेरे घर के बाहर आ जाएगा, या कहीं चौक चौराहे पे खड़े होकर के एक दो पत्थर बरसा देगा, अपने नसीब को कोस लेगा, अपने सर पे जूते मार लेगा, दो अत्तड़ मार लेगा। आपको उन लोगों के साथ ये मजाक करते हुए मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मजाक नहीं हो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको आप बहुत सीरियस लीजिए। ये बिल्कुल मजाक नहीं है और इस तरह से गुफ्तगू करने से आम लोग जो हैं वो मुश्तइल भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, एहसास प्रोग्राम है जिसको बहुत सीरियसली लिया गया है और उसको प्रेजेंट करने में इतने महीने इसलिए लगे कि पूरी रिसर्च ओरिएंटेड थी। उससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस थी, बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम डाले हुए थे। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। खेलदास साहब हुजूर वाला वजीर आला, अच्छा ये वजीर आला हैं उस्मान बुज़दार, ये कह रहे हैं कि साबिक़ हुकूमतों ने ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क को माशी तौर पर मफलूज किया। सर मुल्क को माशी तौर पर मफलूज कर देना ज़्यादा बुरी बात है या मुल्क को बिल्कुल मुफलिस कल्लाश, बिल्कुल जिसको कहते हैं मुख्तारा माई बना देना? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आरफीन साहब, आप देखें जब इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन चलाते थे या उससे पहले वो पाकिस्तान के कहीं पे भी टूर जाते थे, तो वो एक चीज़ बड़ी दबंग तरीके से कहते हैं कि मैं पुलिस में जो है ना बड़ी रिफॉर्म लाऊंगा, पुलिस को बेहतर करूंगा। पंजाब की पुलिस आईजी की जब एडी ख्वाजा की तब्दीली हुई उस पर उसका रेस्पॉन्स आप निकाल के देख लें वो क्या कहते थे। 4 आईजी माशाल्लाह से इन 14 महीनों में पंजाब में तब्दील हो चुके हैं। और जो बनी खादमे आला जिस सूबे में शहबाज शरीफ साहब जैसा वज़ीर आला था, जिसको चीन ने स्पीड का जो है वो दिया था एजाज़ कि ये स्पीडी जो इसकी जो मतलब इतनी जो गवर्नेंस है, तो मैं भी कायल हूं, वो स्पीड फिल्म में हीरो आते रह गए। अभी मुझे बताएं ये जो खादमे बनी गाला लगाया हुआ है बुज़दार साहब, इसके 15 महीने के अंदर 246 से ज़्यादा जो बड़ी पोस्टों पे अफसरान हैं उनके तबादले किए गए। मैं आपको बताऊं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन 6 दफ़ा हो चुका है, सेक्रेटरी हेल्थ जो 3 दफ़ा हो चुका है, सेक्रेटरी स्कूल 4 दफ़ा हो चुका है। सर मैं ब्रेक लगाने की इस्तदा करता हूं क्योंकि यहाँ मैं आपको की कॉल दे दी गई है। 30 सेकंड है आपके पास। चीफ सेक्रेटरी सर 30 सेकंड किस तरह वो ये इनके तबादले कर रहा है, किस तरह माल बटोरा जा रहा है। पंजाब जैसा एक बड़ा सूबा है जिसमें 12-13 करोड़ आबादी है, उसका नशर जो इसने तो आपने गुफ्तगू को एक नया रुख दिया। एक सेकंड, माल कौन बटोर रहा है? पूरी माल कौन बटोर रहा है? ये बुज़दार साहब, उनको तो पता ही नहीं बारात कहाँ जा रही है। क्यों नहीं है? इतना सादा नहीं है, इतना बावला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये बुज़दार साहब वो टीवी में खड़े होकर कहते हैं मैं ट्रेन नहीं हूं ना। मैं आपको बताऊं, अब आप बताएं उन्होंने ट्रेन कैसी छोड़ी थी? कारकर्दगी बुज़दार से जो वसीम अकरम प्लस का प्राइम मिनिस्टर ने उसको दिया है,
उसने जो हशर नशर किया है सूबे का, सर नहीं, ये वसीम अकरम प्लस को को कुछ मत कहिएगा प्लीज़, ये मेरी छेड़ है, इनको सिर्फ मैं कह सकता हूँ। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। मैं खेलदार साहब, मुतहफ़िज़ साहब और निसार खोड़ो साहब का मशकूर ममनून हूँ कि अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे शो के लिए उन्होंने वक्त निकाला। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।